के नहीं आते, सिर्फ बस जो पढ़ाया था आ जाते हैं एवी, तो वो नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, चैप्टर आसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिवाइज नहीं करोगे, इसमें से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज हमें आयनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक करना है। मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा, इसको मैं हटा दूं ना, लिख लिया होगा तुम लोगों ने? यस मैम। है ना? हाँ यस मैम, हटा दो। हाँ हाँ, तो मैंने आप लोगों को बोला था 1-2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो यस यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 क्वेश्चन। नीट 2026 3 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से नहीं मिलेंगे, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, तो 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं इसमें से। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा ये किसने ज्वाइन किया है प्रिंस के नाम से? जरा आप मुझे अपना नाम बताएंगे? ओके हाँ, तो मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये बताया था कि इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ट्रेंड्स हैं। ठीक है, जैसे आपका वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एक तो अलग पड़ जाता है टॉपिक, दूसरा आपका जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मुझसे पूछोगे ना पूरे चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो नीट में फेवरेट हैं एग्जामिनर के, यहाँ से वो जनरली क्वेश्चन डालता ही डालता है। ठीक है, अब उसकी मर्जी है कि वो 3 में से कौन से टॉपिक से डालेगा, क्योंकि उसको डालने 1 या 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज वही टॉपिक हमें करना है। पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक के कराऊंगी, क्योंकि वो याद हो तो तुम्हें अपना क्वेश्चंस वाला पार्ट कवर नहीं हुआ था। फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कुछ फैक्टर्स, जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, ये कुछ मैं ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी के सवालों को अप्रोच किया जाता है, एंड उससे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक वंडरवॉल रेडियस आप लोगों को बता दिया था, है ना? उसके अलावा मैंने आप लोगों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में बताया था, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि अगर मैं बात करूं जो आपका कैटाइनिक वाला पार्ट होता है, अगर आप कैटाइनिक स्पीसीज होता है, उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है उसके पेरेंट एटम से। ठीक है, क्योंकि जैसे ही Na+ का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है, साइज कम हो गया है। अगर मैं बोलूं, अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, लेट्स से Cl नेगेटिव है, तो उसका साइज बड़ा होगा उसके पेरेंट एटम से, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं है जिसमें जिस एज कंपेयर टू Cl, तभी इसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है जी? यस मैम। अब मेरे को फटाफट से 2 क्वेश्चन करके दिखाओ। एक तो ये करके दिखाओ सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू रिगार्डिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको जिसको आता है प्लीज रेज योर हैंड, कोई भी चैट बॉक्स में नहीं बोलेगा। हर्षित आ गया क्या? आवाज आ रही है हर्षित? यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। हाँ जी, आलिया आप बताओ। मैम ऑप्शन फर्स्ट, इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ओके, सो यू आर सेइंग कि लेफ्ट टू राइट जो है अपना Z इफेक्टिव बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बढ़ता है और साइज हमारा डिक्रीज होता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, जनरल यही रहता है। सेकंड वाला गलत है क्या? इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। मैम ग्रुप में डिक्रीज करता है मैम ग्रुप में डिक्रीज होएगा ना, क्योंकि साइज जब इंक्रीज होता जा रहा है। कांस्टेंट तो नहीं रहेगा ना? यस मैम। ओके, लगता है फिर आप लोगों ने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी थी। मैंने बोला था टॉप टू बॉटम आपका साइज बढ़ता है। रीजन क्या बताया था मैंने साइज इंक्रीज होने का? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला फैक्टर यहाँ पे डोमिनेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रही है ना, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को वो अच्छे से शील्ड करके रख रहे हैं न्यूक्लियस से। गेटिंग माई पॉइंट? तो टॉप टू बॉटम आपका जो शील्ड, अरे रुक जाओ सुयश, हाँ सही बोल रहा बेटा, शील्डिंग इफेक्ट वाला जो फैक्टर होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, सॉरी शील्डिंग इफेक्ट कह रही हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ओके कौन मैम। सा वाला फैक्टर डोमिनेंट होता है अपना? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, मतलब इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स वहां पे बढ़ रहे हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, शील्ड करके रख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो जो न्यूक्लियस है और जो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत कम है, जिसकी वजह से आपका साइज क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेंट होता है, टॉप टू बॉटम आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला फैक्टर डोमिनेंट होता है। ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और यानी कि इस हिसाब से हमारा फर्स्ट भी ठीक है और सेकंड भी ठीक है। अब हम देख लेते हैं थर्ड वाला, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगर तुम्हें याद हो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए मैंने बोला था कि एटॉमिक नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज छोटा होगा, और अगर साइज छोटा होगा तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ना चाहिए ना, लेकिन वो बोल रहा है डिक्रीज होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा आफ्ताब? मैम फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। यस, ठीक है। क्या यही आंसर था तुम लोगों का? किस किस का था ये फोर्थ ऑप्शन, बता पाओगे मुझे? सुयश का था और आफ्ताब का था, लव का था, बस? बाकी सब लोग फर्स्ट को मार्क कर रहे थे क्या? ठीक है, ध्यान रखा करो, इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि कई बार मैं जो चीजें वर्बली बोलती हूँ वो भी आपको लिखनी है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा आपका, जेड इफेक्टिव रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ही मान लेते हैं अब कि उसमें ज्यादा चेंज, क्योंकि हमारा जो डोमिनेटिंग फैक्टर है उसके बेसिस पे हम देखते हैं। ठीक है, हाँ लेफ्ट टू राइट आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ये वाला करिए। एंड ग्रुप में आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि बाकी सब बच्चे भी एक्टिव रहें। आप लोग सिर्फ सिर्फ वहां पे अपना डाउट डालते हो, बट किसी को अगर मान लो किसी और का डाउट सॉल्व मतलब रिजॉल्व करने की बारी आती है तो आप लोग वहां पे एक्टिव नहीं रहते हो। कुछ बच्चे रहते हैं, एक दो, बाकी नहीं रहते हो। तो प्लीज अगर आपको किसी, मान लो किसी ने डाउट भेजा, अगर आपको वो आता है तो प्लीज उसको सोल्व करके वहां पे भेजो। यही मतलब है डाउट सॉल्विंग ग्रुप का। ये नहीं है कि अगर आप 10-12 डाउट पूछ रहे हो तो हाँ भाई ठीक है टीचर ही बताएगा, अगर आपको आता है तो प्लीज उसको रिजोल्व करो। ठीक है, प्रिंस तुम्हारा नाम बताना, प्रिंस ही है क्या? पहले तो मैंने तुम्हें कभी क्लास में नहीं देखा। क्या नेम है तुम्हारा? एक मिनट रुको, आई नीड टू ब्लॉक हिम। एक्चुअली ना ये 3 दिन से हो रहा है ना, कोई भी बच्चा क्लास में आ रहा है। एक सेकंड रुको, अरे इसमें हंसने की क्या बात है लव? मेरे को समझ नहीं आ रहा वो कहाँ से होगा। मैम क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या?
हाँ हाँ, करो करो। हाँ, आप लोग प्लीज करिए। हो गया क्या? यस मैम। ठीक है, बस अब मैम ये पूरा किसी ने करो। ग्रुप में भी तो पूछा था। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ। फिर भी नहीं देखा ना किसी ने? नहीं क्यों मैम, नहीं मैंने आता सर्च भाई ये करके बता दिया क्वेश्चन? था। ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता? बाकी सब बताइए। दक्ष, आफ्ताब, सुयश, क्या होगा? आफ्ताब बताओ। मैम ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ? मे बी कैसे? मैम। कैसे? मैम देखो एक मिनट, Na पॉजिटिव है, आपको हम्म, पता, मतलब हमें पता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देता है तो जेड इफेक्ट ऑब्वियसली बढ़ेगा। ओके। और बी वाले में मुझे तो बीई लगा, लेकिन सी वाले में Li पॉजिटिव था, तो यहाँ पे एक जगह दे रखा है। एक मिनट, ए लग रहा है, ए। देखो अगर मैं बात करूं, हाँ लव आप बताइए बेटा। मैम मेरा मैम हाँ, लव बताएगा ना पूर्वा। हाँ लव बताओ। मैम ऑप्शन 2। ऑप्शन सेकंड अकॉर्डिंग टू यू? यस मैम। कैसे? O2 नेगेटिव का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा क्या? जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब साइज कम होना चाहिए फिर। बट O2 नेगेटिव, F नेगेटिव और Na प्लस, ये तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो साइज तो Na प्लस का छोटा होगा ना? यस मैम। लव, हाँ जी, पढ़ के नहीं आए हो भाई कोई भी? क्या हो रहा है तुम लोगों को? तीसरा लेक्चर है अभी, पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है अभी अपने को फैब तक। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? तुम लोग इन चैप्टर में इतना वो कर रहे हो, फिर केमिकल बॉन्डिंग में क्या कहोगे? मैम पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हो आप। मैं ये चैप्टर पे बेटा 5 या 6 दिन से ऊपर नहीं ले सकती हूँ, नहीं पढ़ के आओगे तो फिर नहीं होगा फिर सिलेबस। ठीक है। हम्म, इसमें से बताओ, लिथियम, बेरिलियम और कार्बन में से साइज किसका छोटा होगा? आपका लिथियम यहाँ होगा, बेरिलियम इस साइड होता है, कार्बन यहाँ पे, तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज डिक्रीज। साइज डिक्रीज हो जाएगा। मैम कार्बन का स्मॉलेस्ट होगा सबसे छोटा इसमें। कार्बन है। और अगर मैं हीलियम की बात करूं, लिथियम प्लस की बात करूं और इसकी अब देखो सब में मैम दो दो इलेक्ट्रॉन है। दो सबसे दो छोटा लिथियम दो। हीलियम हो जाएगा लिथियम ना। का होगा। लिथियम प्लस वाला जो है। एक सेकेंड, हीलियम कैसे हो जाएगा? मैम लिथियम मैम प्लस, लिथियम प्लस, लिथियम प्लस। यस, क्योंकि एक तो वो पहले ही प्लस का चार्ज है तो इसीलिए भी। सिर्फ ये ध्यान रखो ना, तुम लोगों को मैं एक चीज बोल रही हूँ, तुम वही ध्यान नहीं रख रहे हो। अगर आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, यही तो ध्यान रखना है। और क्या बोला मैंने तुम्हें ध्यान रखने के लिए भाई? बताओ। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है इसमें से? लिथियम का ज्यादा होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तीन है, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका, तो साइज उसका ही छोटा हो गया ना लिथियम का। तो लगाओ फिर लिथियम का, इतना काहे का सोचना। ठीक यस है। मैम, ऑप्शन यस फर्स्ट। मैम। ठीक है, तो ध्यान रखो, मैंने आप लोगों को 3 चीजें लिखवाई थी। पहली चीज लिखवाई थी, वो सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए होना चाहिए, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता क्या है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वही वो स्पीसीज होती है जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उनके लिए मैंने बोला था, ध्यान रखना,
कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ये सिर्फ तब लगाना, ये जो मैं बोल रही हूँ इसको तब अप्लाई करना जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी हो। उसके अलावा तुम ये भी ध्यान रख सकते हो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा स्पीसीज पे उतना साइज कम होगा, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा स्पीसीज पे उतना आपका साइज ज्यादा होगा। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। Yes, ये वाला क्वेश्चन करो। सलोनी लेट हो गया आज बेटा। यस मैम, आज बाहर चले गए थे। अच्छा, हाँ जी रवीना बताइए। हाँ जी रवीना बताइए, इसमें से कौन सा सेट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी होगा 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ऋषा। यस और मैम। 9 और 1 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन, और 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन। तो यस, जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें सारे के सारे आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आपको आयनिक रेडियाई बतानी है। ये K+, पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस, एल्यूमिनियम 3+ एंड मैग्नीशियम 2+, इसको ऑर्डर में लगाना है। लगाइए। अगर किसी को प्रॉब्लम मतलब लाइक मान लो कोई लेक्चर मैं ले रही हूँ, आप लोगों का क्लास ले रही हूँ, कोई भी आप लोगों को डाउट आता है तो आप पूछ लिया कीजिए। वैसे तो आप पूछ लेते हो बट फिर भी। सुयश आप बताओ बेटा। मैम सी होना चाहिए शायद। सी होना चाहिए, मेरे को एक्सप्लेन कर दो। मैम मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सलोनी आप एक्सप्लेन करो बेटा, जब तक सीखोगे नहीं एक्सप्लेन करना तब तक करो। मैम मुझे तो डी लग रहा है। मैम मैं आई। डी लग रहा है। हाँ, क्या नाम है पूर्वा, तुम बताओ। मैम मुझे भी ऑप्शन डी लग रहा है। क्यों? यस मैम, ऑप्शन डी लग रहा है। मैम मुझे ऑप्शन बी एक लग। मिनट बेटा, साथ नहीं बोलोगे। अगर मैं जिसको बोल रही हूँ वही बोलेगा, अगर मैंने पूर्वा को बोल रखा है तो कोई और नहीं बोलेगा। हाँ, यस मैम, डी ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्यों होना चाहिए वही मैं पूछ रही हूँ। मैम बिकॉज देखिए, अगर हम पहले इनके चार्जेस से पहले तो सबसे छोटा साइज जो होगा वो पोटेशियम का होगा। बट पोटेशियम नहीं तो नहीं 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 मैम, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि पोटेशियम का वो हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो पोटेशियम का साइज बढ़ जाएगा ना। डाउन द ग्रुप वाला फैक्टर तो होगा ना। हाँ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, और सबसे बड़ा चार्ज 3+Al पे है, तो इसीलिए सी ऑप्शन। देखो, अगर मैं इसको कंपेयर इन तीनों को देखूं तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, या तुम इसको ऐसे कंपेयर कर लो, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का, तो उसका साइज सबसे छोटा, फिर मैग्नीशियम का, फिर सोडियम का। सोडियम और पोटेशियम Na+ एंड K+, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी इस बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। समझे कि नहीं समझे?
This is valid only when we are talking about isoelectronic species. समझे गए? तो इसको कैसे करोगे? सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम नीचे आता है सोडियम के, आपको पता है डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो साइज बढ़ता है, तो पोटेशियम का सबसे ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का सबसे कम होगा, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज। अरीशा आप बताओ बेटा। Ma'am, just a second. इंक्रीजिंग ऑर्डर में Ma'am, लगाना। third, I guess. ओके, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई लगाना। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अरीशा पहले आपको सबसे छोटा, देन यहाँ पे जो आप लिखोगे वो सबसे बड़ा होगा। आप जो थर्ड बता रही हो मैम ना, डी है क्या? तुम बताओगे ना डी है कि नहीं है, एक्सप्लेन करो। मैम ओके, और आलिया आप बताओ। मैम इसका ऑप्शन फोर्थ होगा, और जैसे कि हमें पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो हम अपना वही रिलेशन लगा देंगे, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल Yes, ma'am. साइज किसका, साइज किसका बोले तुम लोग? साइज ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ आयनिक स्पीसीज, एटम थोड़ी ना, ये आयनिक स्पीसीज है ना, Ionic न्यूट्रल species। थोड़ी ना मेरा बेटा, ये है ना। Yes, ये जो ma'am। हम वर्ड्स भी बोलते हैं ना, वो भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना, ताकि कहीं किसी सामने वाले को बताओ तो वो सही होना चाहिए, या इवन मेरे को ही बता रहे हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी Okay, चीजें ma'am। होती है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो आप देखिए ना, सब में 18 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हायर द नेगेटिव चार्ज हायर विल बी द आयनिक रेडियाई, तो S2 नेगेटिव का सबसे ज्यादा, फिर Cl नेगेटिव का, फिर K प्लस का, और फिर कैल्शियम 2 प्लस का। या यू कैन ऑल्सो से साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अब तुम देख लो, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा कैल्शियम का है, तो वो सबसे पीछे छोटा जाएगा, होगा। है ना। अरीशा हो जाएगा अब? Yes, ma'am, हो गया था, वो मैंने थोड़ा अलग अलग कर दिया। ठीक है, बाकी सबका मेरा बेटा। यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट, आराम से करो, ये क्वेश्चन ना इजी होते हैं, बट थोड़ा सा अपने को ध्यान से करना पड़ेगा वरना नेगेटिव हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। समझ गए, यानी कि पहले सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ये आपको स्पीसीज दे रखी है। करो, 3 4 क्वेश्चन है, फिर आयनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट करवाती हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब गजब, मतलब मैं बोलूंगी सबसे प्यारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए फटाफट से ये क्वेश्चन लगा लो, फिर करते हैं स्टार्ट। वेरी गुड आफ्ताब, सलोनी, रिया।
रिया आप बताओ बेटा। मैम मे बी ऑप्शन बी। तो कोई नहीं खाओ। ओके समझाओ, मतलब एक्सप्लेन करो। मैम इसमें हमने देखा कि O2 माइनस एंड N3 माइनस आइसोइलेक्ट्रॉनिक है एंड S2 माइनस और P3 माइनस आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो O2 माइनस और N3 माइनस में से जो O होगा वो हमारे रिलेशन की देखकर O छोटा होगा हमारा N से, और S2 माइनस और P3 माइनस में S छोटा होगा P से। सो Very ऑप्शन क्या कहते हो सारे बच्चे? यस मैम। मैम देखो ऑप्शन यस मैम। मैं बताऊं, ऑक्सीजन अपना ग्रुप 16 का है ना, तो ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, याद करो ओ सर सीधा प्रॉब्लम। Yes, ma'am. ग्रुप 16 का है ये। और अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब्दिमाल, तो ये ग्रुप 15 का है। ठीक है, अच्छा जी। अब हमें ये पता है, अगर हो सकता है आप में से ये सोचो कि मैं फोस्फोरस सल्फर को आप पहले कैसे लिख के आए नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, तो इसको आप इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। तो अगर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ठीक है, तो आपका फोस्फोरस और सल्फर क्या आएंगे, पहले आएंगे ना नाइट्रोजन और उससे। क्योंकि अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और फोस्फोरस की, तो फोस्फोरस का ज्यादा होगा साइज, और ऐसे अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर का साइज ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए? तो नाइट्रोजन Yes, ma'am. आएंगे, सल्फर फोस्फोरस आगे आएंगे। फिर आपको डिसाइड करना है कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो आपको पता ही है किस तरीके से एक्सप्लेन करना रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या बोला था तुम लोगों ने? सेकंड। Option B. ठीक है, तो इस तरीके से करना है। चलो आगे। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। ये 2003 में आया था, काफी पुराना क्वेश्चन है, बट यस अच्छा क्वेश्चन है। मुस्कान लेट हो गए आज बेटा। मैम वो तबीयत ठीक नहीं थी ना मेरी, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात। चलो करो मेरा बेटा। ओके, सो किस किसने हैंड रेज कर लिया है? आलिया, बाकी बच्चे भी करो, बाकी बच्चों को भी पढ़ाया है मैंने। रवीना, अच्छा रवीना ने कर लिया है। आशिया, दक्ष, दक्ष तुम कहाँ गायब हो जाते हो भाई? हर्षित, लवकुश, प्रणवी, ऐसे मत करो बेटा। यशवी, एलेक्स, दक्ष मेरे को आंसर बताओ इसका क्या होगा। रवीना तुम बताओ। माइक अनम्यूट करो जल्दी जल्दी। अलीशा तुम बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यस। आपका क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। हम यस decrease मैम। होगा होगा। O2 Yes. से Al की तरफ जाते हुए। देखो नेगेटिव माइनस से Al पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज डिक्रीज डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। अगर वो पूछते जेड इफेक्टिव तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अगर वो पूछते फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ बढ़ेगा। जाएगी। यस चलो मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। ये आया था जेई 2024 फैब शिफ्ट में, लिखा भी हुआ है ऊपर, मैंने क्यों लिखा दोबारा। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, वो कह रहे हैं जो इनके साइज है ना इज अफेक्टेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, none of the factor because their size is same, and the fourth one is nuclear charge। बताओ भाई कौन इसको अफेक्ट करता है?
मुस्कान कुमारी, मैम आई थिंक न्यूक्लियर चार्ज। अरीशा, मैम न्यूक्लियर चार्ज। वेरी गुड, न्यूक्लियर चार्ज इज द मेन फैक्टर। क्लियर है? तो अब तुम बोलो, जब Yes, ma'am. 2024 में इजी क्वेश्चन आया है तो नीट में भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं, बस तुम्हें तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से अप्रोच करना है। देखो इनऑर्गेनिक है रट्टा मारने वाली, नो डाउट, लेकिन रट्टा मारने का भी एक तरीका होता है ना, मतलब हालांकि ये तो समझने वाला पार्ट है, बट जैसे जैसे अभी धीरे धीरे मैं तुम्हें रट्टे भी मरवाऊंगी कुछ कुछ के, तो उनको भी रट्टा मारने का एक तरीका है, ठीक है? तो उसको रट्टा भी हम समझ के मारेंगे ताकि आप भूल ना पाओ, ठीक है? सो यस, नेक्स्ट अपना आता है टॉपिक आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दो, या इसको आप आयनाइजेशन एनर्जी बोल दो, या कहीं पे एक लिखा होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। फिर आप बोले, फिर आपको बोला जाए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बता दो, या आयनाइजेशन एनर्जी लिखा हो, या आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, तीनों को आप एक ही कंसिडर कर लेंगे, ठीक है? अब बात आती है कि मैम आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो डेफिनेशन है ना, यही अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यही अपने आप में बहुत सारी चीजों को क्लियर कर देता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है आयनाइजेशन मतलब आयंस बनने वाले हैं, है ना? एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी होता है तुम्हारा एनर्जी, क्योंकि तुम लोगों ने हो सकता है स्कूल में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया हो, तो एंथैल्पी एनर्जी की ही फॉर्म है, बोलो, एंथैल्पी Yes, की ma'am. एनर्जी ही है, ठीक है? तो अगर मान लो तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करना हो तो क्या बोलोगे? मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, मान लो मैं सोडियम का एटम ले रही हूँ, गेटिंग माय पॉइंट? सोडियम के एटम में तुम सबको पता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 3s1 में होता है, हाँ जी, होता है कि नहीं होता है? Yes, ma'am. मान लो Yes. ये 3s वाला शेल है, तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। Enthalpy. लेकिन ये डेफिनेशन जो भी मैंने तुम्हें बोली है वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करती हूँ इसको। तो जब जो कंप्लीट डेफिनेशन होगी वो यही होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, मतलब हम बात कर रहे हैं वैलेंस शेल वाले की, क्योंकि वही न्यूक्लियस से दूर होता है, वही लूजली बाउंड होता है, बाकी सारे तो इसके कंपैरिजन में पास पास है न्यूक्लियस के, गेटिंग माय पॉइंट? तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड मतलब अकेला, गैसियस एटम का मतलब क्या है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ एटम आपका गैस है, गेटिंग माय पॉइंट? हम बात कर रहे हैं गैसियस फेज में, क्योंकि अगर मेरा बेटा तुमने सॉलिड फेज में ले लिया तो आपको पता ही है सारे एटम मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? पास पास होते हैं उसमें। अगर मैं एटम की बात करूं, मान लो सोडियम ले लो, अगर मैं सॉलिड उसकी बात करूं, सॉलिड स्टेट की बात करूं, तो उसमें तो पास पास होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप सॉलिड फेज ले लेते हो तो सबसे पहले तो आपको सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी उसको कन्वर्ट करने के लिए, गैसियस फेज में जाने के लिए। Yes, ma'am. पॉइंट, फिर आप एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो हमें क्या करना है? हमें गैसियस फेज में ही चाहिएगा। जो भी हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात ही कहाँ करते हैं, किसके लिए करते हैं? आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करते हैं। हमें ये नहीं, हमें सब्लिमेशन एनर्जी नहीं देनी है, तो पहले बदल लो उसको। हमें चाहिए किसमें? गैसेस एटम, ताकि जो भी एनर्जी हम दे रहे हैं वो सारी की सारी किसमें यूज हो जाए? उस मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. फिर बात आती है ग्राउंड स्टेट Yes, में। ma'am. ग्राउंड स्टेट में तो आप लोगों को पता ही है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन भाई साहब सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे हम जो है बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट की, ठीक है? जैसे सोडियम हो गई, एल्यूमिनियम हो गया, वो भी ग्राउंड स्टेट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है ना सोडियम की, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रही हूँ? ग्राउंड स्टेट से निकाल रही हूँ, ठीक है? तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्लियर हुआ। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसेस एटम, जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, जब एक बार निकल गया इलेक्ट्रॉन फिर आप दोबारा दोबारा उसमें से निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैम ये पॉइंट्स हमें लिखना है क्या? यस।
लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, अगर मैं ए वाले पॉइंट की बात करूं, मान लो तुम्हारे पास कोई मेटल है M, ठीक है, तुमने उसको एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी तुम्हें चाहिए होगी, ध्यान से सुन लो, जो तुम्हें एनर्जी चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो तुम्हारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। बुक्स में ऐसे करके भी लिखा होता है, ठीक है। अब तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, वो M+ बन गया। अगर तुम अब जो M+ बन चुका है, जैसे मान लो सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1, अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये क्या बन जाएगा 3s0। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें जो एनर्जी लगी होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होगी। अब तुम जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अभी Na+ बन चुका है, अब जब तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे कहां से निकलेगा, P में से, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो तुम्हें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज योर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से अब तुम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इनको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, कि एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकले जा रहा है, निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो दीज आर द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। और जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है बेटा, अगर मैं पहली 3 आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, फिर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। कैन समवन एक्सप्लेन कि व्हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी? हैंड रेज कीजिए। हाँ मुस्कान, क्यों होता है ऐसा? मैम क्योंकि जो न्यूक्लियस जो होता है उनके ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करता है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास रहेगा इलेक्ट्रॉन तो फिर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन पर, इसीलिए। हाँ वो तो होगा, नो डाउट, बट जब अब आप 6 में से निकालोगे तो आपको ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़े। फिर इस हिसाब से तो मैं ये बोल सकती हूँ कि पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो 3s में था, s वाला जो है न्यूक्लियस के पास होता है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको एज कम्पेयर टू मैम मैं 6 वाले में। हाँ जी अरीशा। मैम 2p6 इज मोर स्टेबल देन 3s1 बिकॉज वो फुलफिल्ड है, इस वजह से उसमें निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज होगी, दैट्स वाई वो ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसमें से निकालने में। राइट। दूसरा एक चीज आप ये भी बोल सकते हो कि जब आप, ये मैं किसी के लिए भी बता रही हूँ, जब मैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करती हूँ, मान लो मैं पहले 3 आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रही हूँ, थर्ड वाली ज्यादा इसलिए है, या आप ऐसे देखो, पहले आपका जो एटम था वो न्यूट्रल स्टेट में था, है ना, और फिर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उस पर चार्ज आ गया, तो चार्ज आने के बाद क्या बढ़ गया मेरा बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ गया? बोलो। यस मैम। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो अब जो न्यूक्लियस की पकड़ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा होगी, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो अच्छी पकड़ होगी, अगर अच्छी पकड़ होगी, अच्छा होल्ड होगा न्यूक्लियस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे, तो तुम्हें उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। यस और नो? यस मैम। यस मैम। जैसे तुम एक करके एक इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तुम लोगों को? यस मैम। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं आगे चलूंगी, सेकेंड वाला पॉइंट क्या कहता है, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम सॉलिड स्टेट ऑफ एन एटम। ये मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, अगर है तो यू हैव टू कन्वर्ट इन गैसियस फॉर्म। मैं ये नहीं कह रही हूँ एटम गैस है, ध्यान रखना, गैसियस फेज में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यू हैव टू कन्वर्ट इन गैसियस फॉर्म, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। अगर सॉलिड स्टेट में है तो भैया उसको गैसियस फेज में चेंज करो सब्लिमेशन एनर्जी देकर, ठीक है। तीसरा इजी है ना, बी पॉइंट में बताइए मुझे, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नो मैम। नो मैम। मुझे रोक देना, ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगी तो। सी वाला पॉइंट कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक है, बात ठीक है,
और आपको पता है एंडोथर्मिक, अगर तुमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है तो, कि जो एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, जहाँ पे आप एनर्जी दे रहे हो, जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और जब आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो तो उस केस में जो चेंज इन एंथैल्पी होता है दैट विल बी पॉजिटिव। एक्चुअली ना क्या होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, अभी आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा, तो जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो ना, उसमें दो तरीके की, या तो एनर्जी, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है, और जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो एनर्जी चाहिए होती है। ओवरऑल प्रोसेस में अगर आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है ना, इतनी निकल नहीं रही जितनी आपको ज्यादा देनी पड़ रही है, तो उस केस में आपका चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, और जहां पे नेगेटिव होता है मतलब उसमें आपको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ रही ब्रेक करने में, उतनी ज्यादा तो निकल जा रही है, उस केस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। क्योंकि ये एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट तुम लोगों को पता ही है, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, क्या यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो मैम। ठीक है, यहां से बनता है, लिखना एक बार, ये मत बनाना, टेबल मत बनाना, टेबल मत बनाओ, आप बस ये डालो टाइप 1 क्वेश्चन। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन। वो क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा, मान लो आपको ना 4 आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू दे दे, और आपसे वो पूछेगा कि भाई इन आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज है उसके डेटा को देख के बताइए कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इन एन एलिमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। देखो वो तुम्हें मान लो 4 वैल्यूज दे देगा आयनाइजेशन एनर्जी की, ऐसे क्वेश्चन भी करवाऊंगी मैं, 4 वैल्यू दे देगा, तुमसे पूछेगा, तुम्हें नहीं बोल रखा, उसने बोला कि एक एलिमेंट एक्स है, ये भाई साहब उसके 4 आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हैं, अब तुम ये बताओ उस एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, या वो पूछ सकता है उसका ग्रुप नंबर। मैं फिर बोल रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आधी से ज्यादा जनता गलत करके आती है ये क्वेश्चन। आज हम देखो कैसे चुटकियों में सीखते हैं इस बात को। आओ, समझ में आ गया ना क्वेश्चन? अब आओ, यस मैम। इस टेबल को देख के तुम्हें टेबल ये वैल्यूज नहीं रटनी है, तुम्हें सिर्फ वो कॉन्सेप्ट जो मैं बताने वाली हूं उसको यहाँ पे डाल देना आज के आज ही। सुनो, जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1300 के आसपास उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है, ये डेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी को दिक्कत नहीं? नो मैम। आगे आइए, फिर वो कह रहे हैं हीलियम में क्या होता है, हीलियम में 1s2 होता है, तो वो कह रहे हैं जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2300 के आसपास एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी, एंड जब आप सेकेंड निकाल रहे हो तो कितनी चाहिए, 5000 समथिंग चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? यस मैम। ओके, आगे चलते हैं। लिथियम, ये तो होगी बात, अब लिथियम की चलते हैं। लिथियम क्या है, तुम्हारा एल्कली मेटल है ना, लीना ने की रब से फरियाद, याद है? यस मैम। तो अब इधर यस मैम। एक बार मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, 1s2 2s1, क्या सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। 1s2 2s1। ओके, अब देखिए, अगर मुझे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो मैं यहीं से निकालूंगी 2s में से, यस मैम। यस मैम। चलो यहीं से निकालूंगी, मोस्ट लूजली बाउंड जिसको अपन बोल रहे थे। तो वो डेटा बोल रहा है, आपको डेटा मैं फिर बोलूं याद नहीं करना, डेटा को रीड करने आना चाहिए बस। जब तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितनी एनर्जी चाहिए, 520। यस मैम। जब तुम अब निकाल लिया, मान लो ये निकाले, लिथियम प्लस बन गया, ठीक है, मैंने हटा दिया इसको। अब तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रही हो, यहां से। 1s2। तो जब तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगी तो उससे देखना कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, 7000। 7000 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ, लगभग अराउंड 7000, 520 से 7000, ठीक है। फिर तुम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रही हो, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हो, तो कितनी देनी पड़ रही है, 11000।
मुझे 11,000। क्या तुम ये बता सकते हो किन दो आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस है? मैम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड में। क्या First and second. एग्री करते हैं? फर्स्ट और Yes. सेकंड? यस। यस Yes, मैम। ma'am. बस तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड जो तुम्हें डेटा मिलेगा, मान लो यही वो डेटा है और वो तुमसे पूछ रहा है एक एलिमेंट एक्स है, यहाँ पे तो तुम्हें पता चल गया लिथियम है। मान लो वो बोल दिया कि एक एलिमेंट एक्स है, ये 3 वैल्यूज उसकी दे रखे, बताओ भाई हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में तुम्हें यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है तो वहां पे एक लाइन खींच लेना। खींच ली? तो अब Yes, आप ma'am. देखो, लाइन से एक लाइन आपने खींच ली तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितनी वैल्यूज है? एक ही वैल्यू है। तो यानी कि उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? ओनली 1. जिस आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, तो वो छोटी वाली वैल्यू ले लो। ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो बड़ी से मतलब जो छोटी हैं उतने ही क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं कैसे करती हूँ? जैसे 520 और 7000 के बीच में ज्यादा डिफरेंस है, एक लाइन खींची और देख ली कितनी वैल्यूज हैं। छोटी देख ली ना, इससे कितनी छोटी है? एक ही है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक हो गए। तो क्या ये बात सही भी है कि लिथियम में कितने होते हैं? यस मैम, एक। तो अगर पेपर में आए क्वेश्चन बता दोगे कि हाँ मैम एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ तुम एलिमेंट का नाम नहीं बता पाओगे, वो तुमसे पूछेगा भी नहीं। हाँ बस ये बता सकते हो, ये बता सकते हो कौन से ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है। तुम ये भी बता सकते हो कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैम एक बार फिर से बताना। कोई नहीं, मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ। बेरिलियम पे आओ। बेरिलियम में देखो, बेरिलियम की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जल्दी लिखो अपनी नोटबुक में सारे बच्चे, फास्ट। बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 1s2 2s2 होता है। 1:2 2:2। Yes, ma'am. 1:2 2:2। ठीक है, तो जब तुम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो 2s में से, उसके लिए इतनी एनर्जी भाई साहब तुम्हें खर्च करनी पड़ेगी 899। और जब तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे 2s में से तो तुम्हें 1700 के आसपास एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन जब तुम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो दैट इज फ्रॉम 1s, तो तुम्हें 14,000 के आसपास एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और जब तुम चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, बेरिलियम को जम्मा खत्म कर दोगे, छील निकाल लोगे उसमें से सब कुछ, तो देख लो कितनी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी? 21,000 के आसपास। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को? Second and third. तो यानी कि Second वैलेंस में। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। 2. लो बताओ क्या क्वेश्चन बना? मैम ये तो हम चुटकियों में कर देंगे। बोरोन पे आओ। बोरोन में देखो, एक पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 800, दूसरे को 2400, तीसरे को निकालने के लिए 3600, फोर्थ को निकालने के लिए भाई साहब है तो बाप 25,000। यानी कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन? 3. 3। 1s2 2s2 2p1। कितने हैं सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन? 2 3. p में। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 हो 3। गए। 3। एल्यूमिनियम में बता दोगे? देखो किसने है यहाँ पे, देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस है 2700 से 11,000 के आसपास जो है आयनाइजेशन एनर्जी है फोर्थ में। तो यानी 3. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? Yeah, ma'am. 3 हो जाएंगे। मैम 3 पढ़ने आ वैलेंस गया डेटा इलेक्ट्रॉन। को? डेटा को पढ़ने आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। Guys, give me thumbs up अगर पढ़ने आ गया है। जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो, जल्दी दे दो, थम्स अप दे दो, कुछ भी दे दो, स्माइली दे दो, चलेगा। ठीक है, तो ये बनता है यहाँ से टाइप 1 का सवाल। आई होप आप सभी ये अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैम ठीक है, हाँ जी। मैं क्वेश्चन पूछना था, मतलब आपने जो लाइन खिंचवाई थी उससे पहले के जितने भी वो नंबर्स होंगे हम काउंट कर लेंगे, वही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हम ना? हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस ओके मैम। मैम तो कार्बन हाँ को एक बोलो। बार कार्बन वाले में फर्स्ट को कर रहे हो आप 1000 के आसपास, ठीक है। इसमें कर फिर 2300, फिर 4600, 6200, फिर यहाँ पे देखो कितने हैं? 37,000। मैम 4 वैलेंस 4. इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो ओके मैम। चलो आओ। अब है फैक्टर्स, कौन कौन से इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि आपके आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, मतलब इन पे डिपेंड करते हैं। ये फैक्टर्स क्या करते हैं जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। अगर इनमें कुछ गड़बड़बाजी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी हलचल मचेगी। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज ऑफ एटम की। मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को इनको बता देती हूँ। हाँ, नोट्स में तुम यू कैन यूज क्या बोलते हैं, स्लाइड्स पे लिखा हुआ, तो नोट्स तुम बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी साइज ऑफ एटम का। तो एक बात बताओ, साइज ऑफ एटम क्या है? अगर साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तुम खुद बताओ। मैम कम हो जाएगी ना, क्योंकि इजीली निकाल पाएंगे। Yes. साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ दूर अट्रैक्शन दूर कम होगा, और ज़्यादा अगर, लेट मी स्पीक, अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को तुम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये साइज का फैक्टर हो गया, मोटा मोटी बात अगर मैं तुम्हें बताऊं तो। ठीक है, और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा decrease होती है। इन जनरल, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जो कि हम करेंगे। और मैं एक्सेप्शंस आपको पता है सबकी करा दूंगी, लाइक एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में जितनी भी एक्सेप्शंस है वो सारी मैं करवाऊंगी। ठीक है, ओके मैम। मैम। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। वही सेम, अगर एक बात बताओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भाई साहब बड़ी मुश्किल होगी, तो ज़्यादा आयनाइजेशन। एनर्जी चाहिए। यस ज़्यादा। मैम, ज्यादा एनर्जी लगेगी। Yes, ma'am. हाँ मुस्कान। मैम अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी ना? इन जनरल, बट देयर आर एक्सेप्शंस जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इन जनरल बता रही हूँ क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होता है ना, डाउन द ग्रुप क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब बताओ, जैसे 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 इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, शील्डिंग बढ़ती जाएगी, आउटर मोस्ट शेल को अच्छे से शील्ड कर पाएंगे, फोर्स ऑफ Yes, अट्रैक्शन ma'am. कम होगा, तो आयनाइजेशन Ionization थर्ड कम होगी। कम होगी। तो मैं बोल सकती हूँ डाउन द ग्रुप तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, बिकॉज शेल्स बढ़ते जाते हैं तो इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो, सोचो सोचो। मैम एक बार Yes, समझा, ma'am. हाँ जी, फिर बोलो क्या बोल रहे हो। मैम ये थर्ड समझाना फिर से। मैं बोल रही हूँ मेरा बेटा, जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, अंदर इनर कोर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, मतलब शेल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएगी अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूँ तो, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल कम हो जाएगा ना स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी ना, इजिली निकाल पाओगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस मैम। उसके बाद अगर मैं बात करूं कौन से वाले का, पेनिट्रेशन इफेक्ट का, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, देखो न्यूक्लियस के पास तुम लोगों को पता है सबसे पास होती है, देखो मैं बात करूं, अगर मान लो मैं बोल रही हूँ फोर्स सेम शेल, अगर मान लो मैं बात करूं 2s2p की, या अगर मैं मान लो बात करूं 3s3p 3d की, ठीक है, तो s वाला सबसे पास होगा, p वाला, फिर d वाला। ठीक Yes, है, ma'am. तो जो न्यूक्लियस के पास होता है वो s ऑर्बिटल होता है, तो अगर उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर मान लो s ऑर्बिटल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना एज कंपेयर टू p और d। Yes, यस ma'am. मैम। क्योंकि जो s ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस का अच्छा होल्ड है s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर न्यूक्लियस की अच्छी पकड़ है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, जो कि Electron. एस ऑर्बिटल में, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहाँ पे बात आती है पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, फॉर सेम शेल अगर मैं बात करूं तो एस वाले का सबसे S. ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, और फिर एफ का। ठीक है, हाँ बोलो क्या नाम है, आफ्ताब। मैम एक मिनट दोबारा, मैम आई नहीं वो हिसाब इसीलिए। मैं बोल रही हूँ एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये बोल रहे हो। ओके मैम। ठीक है, चले आगे। तो यस मैम। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, अभी मैं आगे चल के बताऊंगी। जो आपके हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, अगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, मतलब
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आपको उस केस में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यस और नो? यस मैम yes. ठीक है, तो इनको अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाके समझे। चलो आ जाओ। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। चलूं ना मैं आगे, बता दीजिए मेरे को फटाफट से। yes मैम। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड। हाँ निशा बोलो बेटा। मैम आई वाज आस्किंग कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होंगे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना, Yes. एंथैल्पी ज्यादा होगी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। Okay. अभी मैं एग्जांपल भी करवाते, मतलब उसका ट्रेंड भी देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये होता है, बिकॉज अभी एक्सेप्शंस भी आएंगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमने बात कर लेते हैं वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, एक बार फटाफट इसको पढ़ के देखिए, क्या ये समझ में आ गया सबको? इन जनरल बात कर रही हूँ मैं, अभी एक्सेप्शंस पे आई ही नहीं हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? एक्सेप्शंस पे मैं अभी नहीं आई हूँ। पहले आप इन जनरल ये ट्रेंड पढ़िए, क्या ये ठीक लिखा हुआ है? जल्दी पढ़िए। ठीक है, यस मैम। यस मैम। इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, और सेम एनर्जी सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये तो मैम वही पॉइंट हो गया जो आप हमें बता के आए थे। हाँ ठीक है, उसके बाद एक्सेप्शन आती है यहाँ पे, एक्सेप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो अब एक्सेप्शन क्या है, चलो मैं लिख के ही बताती हूँ। अगर मैं मेरा बेटा सेकंड पीरियड की बात करती हूँ तो सेकंड पीरियड में आप मुझे बता सकते हैं ना कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, मैं थोड़ा पास पास लिख लेती हूँ, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ऑक्सीजन, नियोन को फ्लोरीन। मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, नियोन को मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। लिखना चाहते हो तो लिख भी लो, लिख लो, चलो फिर मैं उसको भी समझा दूंगी। ठीक है, लिख लिया? बताइए अब हमारे अकॉर्डिंग कैसा ऑर्डर होना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग तो लेफ्ट टू राइट साइज घटता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग जो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर यही रहना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर। यस मैम। लेकिन हमारा ये ऑर्डर नहीं रहता, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो मैंने लिखा है, ऐसा होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी जो भी मैंने आपको बताया। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर होता है मेरा बेटा, वो ये नहीं होता है। एक्चुअल ऑर्डर कुछ और होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा तो नियोन की ही होगी, उसमें कोई दुराई नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड है, ना तो उसको यस इलेक्ट्रॉन मैम। ना ही उसको देना है ना ही लेना है, तो फुल्ली फिल्ड है। तो वहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो ग्रुप 18 की आयनाइजेशन एनर्जी जो है सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा अब हम कंपेयर करते हैं। अगर मैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बात करूं, हाँ फ्लोरीन की ज्यादा होगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ज्यादा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3 और ये होती है 2s2 2p4। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है नाइट्रोजन में जो p वाली शेल है, उसमें p वाली ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, और ये क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबल हो गया। अब स्टेबल वाली में से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है कि ऑक्सीजन की ज्यादा नहीं होगी आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस उसके बाद अगर मैं बात करूं कार्बन और बोरोन की, हाँ तो कार्बन की ही ज्यादा होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरा बेटा बेरिलियम और बोरोन की, तो बेरिलियम में होता है 1s2 2s2 और इसमें होता है 1s2 2s2 2p1। अब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2s2 में है, यहाँ पे 2s2 2p1 में है। गेटिंग माई पॉइंट? तो पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होगी? एस ऑर्बिटल। क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है, न्यूक्लियस के पास है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना
मुश्किल होगा। 2p1 में से मुश्किल तो आप होगा। आराम से निकाल लोगे, 2s में से आपको दिक्कत होगी। तो यानी कि बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से क्या होगी, ज्यादा ज्यादा होगी, होगी। और लिथियम की फिर लास्ट में चली जाएगी। तो दिस इज योर एक्चुअल ऑर्डर। ठीक बात है, यस मैम। सारे देखेंगे ध्यान से, ठीक है। अगर मैं बात करूं थर्ड पीरियड की, आपको थर्ड पीरियड तक ही पेपर में पूछा जाता है। अगर मैं स्पेसिफिकली नीट की बात करूं तो कौन कौन होता है इसमें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, यही होता है, बोलो। यस मैम। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो आर्गन का ज्यादा ही होगा, क्लोरीन का भी ज्यादा होगा सल्फर से। लेकिन अगर मैं सल्फर और फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस पहले आ जाएगा, बोलो क्या कहते हो। सेम यही वाला रीजन है, नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन ओके मैम। का यस मैम। उसमें भी हाफ फिल्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे सल्फर का ज्यादा होगा, सिलिकॉन का, उसके बाद। बट अगर मैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाएगा, बोलो क्या कहते हो। यस यस मैम। यस मैम। तो ये हो जाएगा थर्ड पीरियड का एक्चुअल ऑर्डर। तो आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है कि नाइट्रोजन का क्यों ज्यादा है ऑक्सीजन से, ये रहा एक्चुअल ऑर्डर। वो इसलिए ज्यादा है बिकॉज नाइट्रोजन हैज 2p3 configuration which is half filled configuration, while in case of oxygen p orbital has 4 electron. So due to half filled configuration we have to supply high amount of energy to remove electron from 2p orbital, ठीक है। यस मैम। एंड बेरिलियम एंड बोरोन में कैसे एक्सप्लेन करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। पेनिट्रेशन प्लस हाफ फिल्ड मतलब फुल फिल्ड भी तो लगा सकते हैं ना। कॉन्फ़िगरेशन भी तो होगा ना मैम, फुलफिल्ड। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई नहीं मना कर रहा है। और यहाँ पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसका रीजन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये सिर्फ लिखा हुआ है बेरिलियम टू बोरोन वाले के लिए, अपन ने बाकी भी देख लिए, समझ गए सारे। जो Okay, यहाँ ma'am. पे स्लाइड पे लिखा हुआ है वो सिर्फ बेरिलियम और बोरोन की बात कर रहा है, ठीक है। तो बेरिलियम बोरोन वाला ही रीजन तुम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पे चिपकाओगे, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला सेम एक्सप्लेनेशन तुम फास्फोरस और सल्फर पे चिपकाओगे। क्या कहते हो। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, चलो आगे चलो। यस। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं हम वेरिएशन इन ग्रुप। तो वेरिएशन इन ग्रुप तो मैंने बता दिया। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो टॉप टू बॉटम आने, ये बनाने, ये कोई नहीं बनाएगा भाई पिक्चर, ये सिर्फ समझाने के लिए। देख रहे हो डाउन द ग्रुप, अगर मैं बात करूं साइज बढ़ रहा है तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। यस यस मैम। मैम। हाँ, क्योंकि देखो अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जा रहे हैं, तो इसको शील्ड करने के लिए अब काफी लोग आ गए हैं, काफी सारे बॉडी गार्ड हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो इसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। सो यस, अगर मैं इन जनरल की बात करूं तो टॉप टू बॉटम लिख भी देती हूँ यहाँ पे मैं। इन जनरल टॉप टू बॉटम जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। चलें आगे। यस मैम। देखो जैसे ये एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करूं ग्रुप फर्स्ट की, ग्रुप फर्स्ट में क्या होते हैं, लिथियम, है ना। लीना ने की रब से फरियाद। यस मैम। तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबीडियम एंड सीशियम। देखो अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज भी लिखी हुई है। अब आपको वैल्यूज नहीं पढ़नी है मेरा बेटा, ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। यानी कि ग्रुप फर्स्ट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप लिख भी सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ग्रुप फर्स्ट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन, ठीक है। जो जैसा है वो वैसा है। डाउन द ग्रुप घटता है तो घटती ही है आयनाइजेशन एनर्जी। देखो 520, 496, है ना, 419, 403, 374। आई होप
दिस इज क्लियर? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। बहुत ही बढ़िया। बाकी बच्चे बोलो, ऐसे लगता है 4 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। यस मैम। थम्स अप दे सकते हो अगर मान लो बोलने का मन नहीं कर रहा, तो यू कैन यस ऑल्सो गिव मी थम्स अप। ओके, अब आ जाओ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट टेबल। आ जाओ मेरा बेटा। अब जो ये मैंने टेबल लगाई है ना मेरा बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले उसमें नहीं है और चैप्टर में। इसको मैंने अलग अलग अपेंडिक्स में होगी ना? ये मैंने नहीं, रुक जाओ, ये मैंने अलग अलग चैप्टर से यहाँ पे स्निपिंग लगाई है। मतलब बोलने का मतलब जैसे ये एस ब्लॉक जो आपका एलिमेंट वाला चैप्टर है, उसका जो ग्रुप सेकंड है एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वहां से उठा के मैंने इसको लगाया है। तभी मैंने ऊपर क्या लिखा है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट टेबल। अब इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ हमारा जो लेना देना है ना, वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी ना, तो उससे हमें लेना देना है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या कर रही हूँ ना, बिकॉज बेटा वी आर स्टडिंग आयनाइजेशन एनर्जी। अब वो जो आयनाइजेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है वो ग्रुप फर्स्ट पे भी लगेगा, पीरियोडिक टेबल में जो जो ग्रुप है, पीरियड है, सब पे लगेगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको आज ही सारे ग्रुप की लिस्टिंग करवा दूंगी, मतलब इस ग्रुप में ये होता है, इस ग्रुप में ये होता है, ठीक है, तो ताकि आपके पास सारी चीजें हों। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आफ्ताब बोलो। मैम जो ये टेबल है, इसमें से कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेगी ना? अभी तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पे अपने को ध्यान देना, और बाकी सारे तो दिमाग से निकाल दो फिलहाल, ओके मैम। ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी में भी हमें ट्रेंड देखना है, वैल्यू नहीं रटनी। अब ध्यान से देखो, कायदे से क्या होना चाहिए बेटा, मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, यही होता है। यस मैम। तो जितना मैंने तुम्हें समझाया है, डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। चलो क्या देख यस मैम। है कि नहीं है? अगर नहीं है तो वहां पे फिर हम गोला लगाएंगे, मतलब वहां पे एक्सेप्शन है। तो 899 है बेरिलियम की, ठीक है मैम। मैग्नीशियम की 737 है, ठीक है मैम। 590 है, ठीक है मैम। 549 है, ठीक है मैम। 503 है, ठीक है मैम। 509 है, रोल अप आ गया, समझे, रोल अप आ गया। यस मैम। इसकी हो गई यही ज्यादा। अब ज्यादा ये क्यों हुई है, पहली चीज तो ना तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव स्पीसीज। केमिस्ट्री में हम बात ही बेरियम तक करते हैं, मतलब आपको वो रेडियम लिख के भी नहीं देगा अगर उसको आयनाइजेशन एनर्जी पूछनी भी होगी तो अगर मैं बेरियम तक की बात करूँ तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है ना, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, आपका आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है, इसमें पंगा पड़ रहा है ना, और ये देगा ही नहीं यस मैम। है, तो अपनी टेंशन तो खत्म। बट जान लो ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा देखो, वैसे तो ऑलमोस्ट सेम है लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है। वो इसलिए ज्यादा है मेरा बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि जब आप रेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उस केस में हमारे पास एफ ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो सारे बच्चे? देखो 2s 3s 4s 5s 6s, यहाँ पे हमारी एफ वाले इलेक्ट्रॉन की भी फिलिंग हो रही होगी। और तुम सबको पता है, अगर मुझे शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर लगाना हो तो जो एफ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एफ इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट होता है, वो बहुत ही गंदा होता है, मतलब घटिया होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जहन में लाओ, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अच्छे से इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, यही मतलब हुआ। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, यस और नो? यस मैम। सोचो, ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो यू हैव टू सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी ना, टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई ये एनर्जी जो है कम होने की बजाय थोड़ी सी बढ़ गई है, या तुम बोल सकते हो ऑलमोस्ट बराबर ही है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, घटनी चाहिए थी बट इतनी ही रह गई है ऑलमोस्ट। 503 उसका है, 509 इसका है। यानी कि मैंने क्या रीजन बताया, रीजन बताओ क्या बताया मैंने, रीजन मैंने बताया ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, लिख लो, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा,
तो अनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर हुआ इतना वाला पार्ट? तो बस आपको Yes, यही ma'am. ध्यान रखना था, आयनाइजेशन एनर्जी, बाकी चीजें नहीं याद रखनी, वो तो जब अब हम पढ़ेंगे उसके बाद मैं बताऊंगी क्या क्या याद रखना है। नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट टेबल। ग्रुप 1 का मैंने बता दिया, कोई एक्सेप्शन नहीं था। ग्रुप 2 में रेडियम में एक्सेप्शन है। अब हम बात करेंगे ग्रुप 13 की। ठीक है, ग्रुप 13 14 की बात करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या चाहिए हमें, आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए ना, ये वाली रो का देखना हमें। देखो पहली आयनाइजेशन एनर्जी, यही पूछा जाता है पेपर में, इसलिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। यहाँ पे देखो बोरोन क्या होना चाहिए, बैंगन आलू गाजर इन थैला। Yes, ma'am. कायदे से क्या होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे देखो हो रहा है क्या, बोरोन का सबसे ज्यादा है। ठीक है मैम, हाँ ठीक है। एल्यूमिनियम का कम है, ठीक है मैम, है ना, ठीक है। गैलियम का बढ़ गया, इंडियम का फिर कम हो गया, और थैलियम का बढ़ गया। मैम ये क्या है, ये तो पूरा का पूरा इरेगुलरिटी आ चुकी है, बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. अब क्या कर, ये पता है क्यों होता है, थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, हालांकि अभी वो तुम 12th में जाओगे ना तो ज्यादा फील आएगी इस चीज की। एक्चुअल में क्या होता है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो जिनमें बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जहाँ पे, तो वहां पे इरेगुलरिटीज भी बहुत आती है, मतलब एक्सेप्शंस बहुत होती है जबरदस्त। तो अगर आप नोटिस करो तो ग्रुप 13 ग्रुप जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, जो आपके डी ब्लॉक सीरीज है, पूरे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसके जस्ट बाद आता है ना ग्रुप 13। और डी ब्लॉक में बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं। तो ग्रुप 13 और ग्रुप 14 क्योंकि जस्ट डी ब्लॉक के बाद है, तो वहां पे ज्यादा एक्सेप्शंस आती है। जैसे जैसे आप डी ब्लॉक से दूर जाते जाते हैं ना, एक्सेप्शंस वहां पे कम होती जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भयंकर आपको दिख रही होगी एक्सेप्शंस। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे, डब्ल्यू से। कैसे, डब्ल्यू से, ऐसे बनाओ इसको डब्ल्यू। रुक जा बेटा, आ रही हूं मैं, ऐसा डब्ल्यू बनाओ। बना लिया सबने? हाँ मुस्कान बोलो चलो। मैम जो एफ सब शेल होता है उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्यों होता है, वैसे कुछ रीजन होगा? एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्यों होता है? ये एस जो आपका एस और जो आपका एस ऑर्बिटल है मेरा बेटा, वो न्यूक्लियस के पास होता है ना, ठीक है। और जो एस होता है वो धीरे धीरे दूर जाता जाता है, तो वो इतने अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, एफ इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, एस वालों का ज्यादा होता है, फिर पी वालों का होता है, फिर डी वालों का होता है, फिर एफ वालों का होता है। वो इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये भी देखो ना मेरा बेटा, एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है ना, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। Yes, ma'am. जब आप पी से जाते हो, देखो जब आप एस से पी पे जाते हो, डी पे जाते हो, एफ पे, जो इनकी शेप्स होती है ना वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ऐसे सिमेट्रिकल। एस ऑर्बिटल में तो सिमेट्रिकल होता है, अब कोई चीज सिमेट्रिकल है तो वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएगी। जैसे जैसे चीज डिफ्यूज हो रही है, फैली हुई है हर हर जगह पे, तो वो कम शील्ड नहीं कर पाएगी। बताओ। यस यस मैम। मैम। बस ठीक है, अब ये बताओ, लिखो इसको, यहाँ पे लिखो बैंगन आलू गाजर इन थैला। लिख लिया सबने? दिस इज द ट्रिक Yes, ma'am. नंबर आयनाइजेशन एनर्जी। देखो अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे ज्यादा बोरोन की होगी, फिर थैलियम की होगी, बेशक टेबल में से भी मैच कर सकते हो तुम, फिर गैलियम की होगी, फिर एल्यूमिनियम की होगी, और फिर इंडियम की होगी। तो तुम्हें डब्ल्यू याद रखना है। क्या रखना है, डब्ल्यू याद रखना है। डब्ल्यू। अब ऐसा हो क्यों रहा है मैम, आओ सुनो। बोरोन का साइज छोटा है मैम, हाँ मैम, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद थैलियम की ज्यादा है मेरा बेटा। थैलियम को आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो, मतलब थैलियम को आप ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि थैलियम में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो देखो, अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नजर मारो तो एफ में देखो फिल किया हुआ है, देख रहे हो, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है, और एफ की पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से इसका साइज यहाँ पे देख रहे हो छोटा हो गया, और आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा हो गई। इवन गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम से भी जो है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो गई। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। फिर उसके बाद देखो, इधर आओ, अगर मैं गैलियम और एल्यूमिनियम का कंपेयर करूं तो
गैलियम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ हो रही है, जल्दी देखो, डी में होने लग गई है, देख रहे हो? जूम कर लो ना, नहीं दिख रहा है तो। यस मैम, कैन यू रिपीट थैलियम का? थैलियम, थैलियम का या गैलियम का? थैलियम का। ओके, आई वाज सेइंग कि इन केस ऑफ थैलियम इलेक्ट्रॉन आर स्टार्टिंग फिलिंग इन एफ वाली ऑर्बिटल, देख रहे हो? और हमें पता है शील्डिंग इफेक्ट खराब होता है, यस मैम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आयनेशन एनर्जी भी ज्यादा। ओके। अगर आप गैलियम और एल्यूमिनियम को कंपेयर करोगे तो कैसे करोगे? गैलियम में 3d10 में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है भाई, और जबकि यस मैम। एल्यूमिनियम में क्या है? 3s, एस ऑर्बिटल। 3s2 3p1 में है, तो डी वाले का शील्डिंग इफेक्ट भी खराब होता है ना? इफ आई कंपेयर टू पी वाले से, तो उसमें भी फोर्स यस ऑफ मैम। अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो यानी कि आपका आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। ओके बेटा मैम। ये मत करो, कोई नहीं समझाएगा, ये पूरे कहीं पे भी नहीं है ये सब चीजें, मैं बता दे रही हूँ, इसलिए सुन लो यहीं पे ध्यान से, कहीं भी नहीं है ये चीजें। डेटा को पढ़ना कोई नहीं सिखाता है, सिर्फ रट्टा मरवा देंगे आपको, ठीक है? यस मैम। इस तरीके से आपको यस करना, मैम। ठीक है? तो मैंने मोटा मोटी बात क्या की, थैलियम और इंडियम को यू कैन एक्सप्लेन, मतलब अगर आपको कंपेयर करना है गैलियम और एल्यूमिनियम को, लेकिन अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर बताऊं तो आप किससे याद रखोगे? इस डब्ल्यू से। और ये डब्ल्यू सिंपल वाला नहीं है, टेटा डब्ल्यू है, जान करके मैंने ऐसा बनाया ताकि आपको दिख पाए। सबसे ज्यादा बोरोन, फिर थैलियम, गैलियम, इंडियम, एंड देन आपका सॉरी बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम, हो जाएगा? तो ये आपको ये याद करना है। यस मैम। उसके बाद हम आते हैं ग्रुप नंबर 14 की टेबल पे। तो ग्रुप नंबर 14 देखो, काशी गए शिव पार्वती, है ना? तो हमारे अकॉर्डिंग तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो घटना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी। लेट्स सी घट रहा है कि नहीं। कार्बन की सबसे ज्यादा है, सही है कि नहीं? हाँ ना में जवाब दो। यस मैम। यस मैम। कम मैम, बहुत बहुत बढ़िया। जर्मेनियम की कम मैम, बहुत ही बढ़िया। टिन की कम मैडम, बहुत ही बढ़िया। लेड की फिर बढ़ गई, यस मैम। ठीक है? तो लेड की बढ़ गई, यानी कि क्या होगा इधर देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर यहाँ पे लेड, और लास्ट में आ जाएगा टिन। वाई? इसका भी रीजन क्या होगा? एफ ऑर्बिटल। यस, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। एफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? यस मैम। बस खत्म। मैंने तुम्हें ग्रुप 1 बता दिया, ग्रुप 2 बता दिया, ग्रुप 13 बता दिया, ग्रुप 14 बता दिया। ग्रुप 15, 16, 17, 18 में है नहीं एक्सेप्शन, तो तुम्हें वो करनी भी नहीं है। राजी? यस मैम। यस मैम राजी। चलो राजी, तो आगे बढ़ो। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये मैंने लिया है 12th की बुक में से। अब तुम्हें इसमें ना कंफ्यूज नहीं, मैम ये क्या है, तुम्हें नहीं करना, तुम्हें सिर्फ वो करना जो मैं बता दे रही हूँ, है ना? देखो आओ नजर मारो, इसको जूम कर लो अगर छोटा दिख रहा है, क्योंकि मेरे फोन में ना छोटा दिख रहा है, जूम करना पड़ेगा आपको। लैपटॉप में तो मुझे सही दिख रहा है, ठीक है? अगर तुम नोटिस करो, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है ना। स्कैंडियम, यस मैम। वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अभी मैंने इसकी ट्रिक भी नहीं बताई है तुम्हें याद करने की, ऐसे मतलब तुम्हें करनी भी नहीं है अभी फिलहाल, सिर्फ ये देखो। हालांकि ये तुम्हें जब 12th में जाओगे तब दोबारा भी बताऊंगी, बट एक बार अब पढ़ रहे हैं तो इसको भी साथ में ले ही लेते हैं। तो अगर तुम नोटिस कर रहे हो लेफ्ट टू राइट साइज घटता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। बढ़ती है। इंक्रीज हो रहा है या नहीं? इधर आओ, यहाँ पे देखो 631 है स्कैंडियम की, हाँ मैम ठीक है। टाइटेनियम की 656 है, हाँ मैम ठीक है। लेकिन वेनेडियम की तो देखो ना कम हो गई, है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, फिर देखो क्रोमियम की बढ़ गई, ठीक है? फिर देखो मैग्नीज की बढ़ गई, ठीक चल रहा है मैम। कोबाल्ट की बढ़ गई मैम, ठीक चल रहा है। लेकिन इधर देखो, कोबाल्ट की नहीं सॉरी, आयरन की बढ़ गई, दिख रहा है ना सबको? 762 आयरन है। यस मैम। और फिर देखो कोबाल्ट की बढ़नी चाहिए थी ना, बिकॉज लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, लेकिन ये देखो ना कम हो गई बेटा, ये देखो। यस मैम। इस पे सर्कल मार्क, मतलब कुछ भी सर्कल मार्क कर लो या डिब्बा कुछ भी बना लो, ठीक है? अच्छा जी। फिर उसके बाद देखो कोबाल्ट की कम, फिर निकल की भी देखो कि निकल की भी देखो, अब मैम ये भी कम कम हो हो गई गई। ज्यादा। तो यहाँ पे मैं एक सेकेंड को
एक मिनट, जहां जहां पे एक्सेप्शन है वहां वहां पे लगाते हैं। एक तो कोबाल्ट में आई, निकल में आई, ठीक है, फिर कॉपर में बढ़ गई और जिंक में बढ़ गई। मैम ये तो ठीक है, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। तो यानी कि यहाँ पे कहाँ कहाँ एक्सेप्शन आ रही है? वेनेडियम में आ रही है, अगर तुम लोगों को नाम पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई नहीं, सुन लो। वी में आ रही है वेनेडियम में, कोबाल्ट में आ रही है, मैं बता रही हूँ, लवकुश मैं बता रही हूँ ट्रिक। कोबाल्ट में है और अपना निकल में है। कैसे याद करोगे? वीना को वैसे तो के ओ होता है ना, अपन यहाँ पे लिखेंगे वीना को नहीं देना पैसा, वीना को नहीं देना पैसा, ठीक है। अब वीना कौन है? वेनेडियम। कोबाल्ट कौन है? कौन है? कोबाल्ट। नहीं देना मतलब नहीं, मतलब निकल। बस होगी एक्सेप्शन याद, बोलो क्या दिक्कत है? ओके मैम। वीना को नहीं देना पैसा, सिर्फ मैंने इसलिए ये बताया ताकि आपको याद रहे यहाँ पे एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन का हमें कौन सा मतलब हमें कौन सा मतलब ग्रुप है या फिर पीरियड है कोई? ये आपका 3D सीरीज है मेरा बेटा। जैसे आपकी डी Okay. ग्रुप में 3D 4D 5D सीरीज होती है ना, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 3D सीरीज, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें। ओके मैम। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है बेटा, जो अपना रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, देयर आर सम इरेगुलरिटीज इन देयर नॉर्मल ट्रेंड, ठीक है, दीज आर द एक्सेप्शन। तो वीना को नहीं देना पैसा, अब तो तुमसे सपने में पूछे तब भी ठीक बता है दो, मैम, नहीं देंगे। ठीक है। चलो अब जितना मैंने समझाया है उसकी एक्सेप्शन लिस्टिंग कर लें, क्या कहते हो? यस मैम मैम। यस मैम। चलो रेडी, चलो तुम लिखना चालू करो। सबसे पहले मैं बात करूंगी, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम आपने जो लास्ट स्लाइड में समझाया था वो, उसमें जो लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बढ़ती जाएगी ना? बढ़नी चाहिए, लेकिन वीना को पैसा देना में नहीं बढ़ रही है ना। ये देखो, अगर मैं टाइटेनियम से वेनेडियम पे जाती हूँ तो बढ़नी चाहिए, घट रही है, ठीक है। आयरन से कोबाल्ट पे जा रही हूँ तो बढ़नी चाहिए, घट रही है। कोबाल्ट से निकल पे जाऊंगी तो बढ़नी चाहिए, घट रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये एक्सेप्शंस लिखी है, ठीक है। वीना को नहीं देना पैसा, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब तुम लोग समझ रहे हो क्या, कि यहाँ पे Yes, बढ़ ma'am. रही थी या कि ना नहीं बढ़ी? कहाँ पे आ रही है एक्सेप्शन? जहां पे मैंने ये सर्कल मार्क, ये स्क्वायर बनाया हुआ है, इन तीनों में एक्सेप्शन आ रही है। अब याद कैसे करोगे? वीना को नहीं देना पैसा, ऐसे याद करोगे, ठीक है। चले, Yes, ma'am. चलो एक्सेप्शन नंबर 1 सबसे मैं बात करूंगी। सेकंड पीरियड से स्टार्ट करते। एक तो मैंने बेरिलियम और बोरोन में बताई है एक्सेप्शन, ठीक है। और मैंने कहा बताई है? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में बताई है। Yes, ma'am. Aluminum. और मैंने नाइट्रोजन और फोस्फोरस में बताई है। नाइट्रोजन मैं बात करूं इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। और कहाँ बताई है मैंने? सल्फर और सॉरी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, और सल्फर और फोस्फोरस में। Radium और फोस्फोरस की ज्यादा barium. होनी चाहिए, बोलो फोस्फोरस की ज्यादा होनी चाहिए ना, बिकॉज हाफ फिल्ड है, Yes, ma'am. ठीक है। और हमने कहा देखा ग्रुप 13 में कैसे बनाया हमने? डब्ल्यू बनाया, बोलो। Yes, ma'am. हाँ, तो ये बोरोन, बैंगन, आलू, आलू, गाजर, गाजर, Inhaler. सबसे ज्यादा बोरोन की, फिर थैलियम की, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर इंडियम की, Indium. ठीक है। उसके बाद ग्रुप 14 में हमने क्या किया? मैम काशी गए, एक मिनट कलर चेंज कर लो बेटा। हाँ, 7th वाली एक्सेप्शन, कार्बन का सबसे ज्यादा था, है ना, सिलिकॉन का था, फिर फिर जर्मेनियम, germanium, then lead and lead, then tin. yes, ma'am. और एक हमारे पास वो भी था ग्रुप 2 वाला, बेटा मांगे वाला, बेटा का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम का, Radium में इसका था. स्ट्रोंशियम, बेटा मांगे, कार सेंट्रो, फिर रेडियम का ज्यादा हो गया था, और फिर बेरियम का, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। और एक एक्सेप्शन कौन सी है अपनी ग्रुप 14 की भी होगी? वीना को नहीं देना पैसा, एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, देखो नजर मारो, हो गया क्या काम? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। पक्का? यस मैम। चलो अब देखते हो तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आया। ये क्वेश्चन करो। सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, बस क्वेश्चन रह गया। देखो क्वेश्चन ही है बहुत सारे,
तो जितने भी होते हैं ना 5 मिनट में फटाफट कर लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे। कल हम करेंगे, फिर कल है क्लास अपनी? हाँ है। कल हम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी करेंगे फिर, ठीक है? ओके मैम। मजा आया? कैसे था? मस्त? यस मजेदार? मैम। बस बढ़िया। जब अब फटाफट से क्वेश्चन करके दिखा दो, तुम्हारे 4 नंबर पक्का। अरीशा क्या हो गया? मैम गलती से हो गया। अच्छा, 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई लिख लो फटाफट से, बस वही ट्रिक लगाओ। लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे देख के भी पता लगा लोगे वो तो तुम। चलो करो 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 फटाफट से, फटाफट से। लवकुश क्या होना चाहिए आंसर? हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट? थर्ड मैम। थर्ड ऑप्शन। मैम सेकंड। हाँ देखो, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 800, फिर 2400, फिर 3600, भाई साहब 25,000। यानी कि थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। यस अगर ये मैम। पूछता कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो यू कैन ऑल्सो से ग्रुप नंबर 13 से बोल सकते हैं ना। 13 से कैसे मैम? क्योंकि अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p1। 3 यस वैलेंस मैम। इलेक्ट्रॉन ग्रुप 13 में ही होते हैं, तो इसका ग्रुप ओके। नंबर कैसे निकालोगे? वैलेंस शेल 2+1 + 10 कर दोगे ना, यस मैम। ऐसे करके। चले आगे? चलो यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन ना, इसके ईयर पे मत जाना, ये नीट 2024 में आया है। री एग्जामिनेशन हुआ था ना लीक होने के बाद पेपर, 2021 यस में मैम। आया है, जेई 2024 में आया अप्रैल शिफ्ट में, और नीट के और भी रिसेंट ईयर्स में आया है 2-3 साल में। तो इसके साल पे मत जाना, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस पे। सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट डिट्टो करिए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो, बहुत ही बढ़िया। और अपने आप को कांग्रेचुलेशन जरूर करना, सॉरी अप्रिशिएट जरूर करना इफ यू आर एबल टू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि यही तुम्हें दिखने वाले हैं नीट 2026 में। ओके एलेक्स, आप बताइए मेरा बेटा। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वेरी गुड। तालियां लगा, क्लैपिंग कर दो। देखो ठीक है। सो यस, बोरोन का ज्यादा होना चाहिए बट बेरिलियम का होता है। ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए बट नाइट्रोजन का होता है। रीजन तुमको पता है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। और यहाँ पे एंड पेनिट्रेशन। फुलफिल्ड। हाँ पेनिट्रेशन बोलो या चलो तुम कह रहे हो फुल्ली फिल्ड भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक्सप्लेन करके आ जाना, क्योंकि ये तुम्हारे थ्योरी वाले में आएगा, पेपर में आता है ये 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत फेमस है, बहुत फेमस। कि बताओ भाई व्हाई बेरिलियम हैज हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरोन, तो तुम्हें पेनिट्रेशन और फुल्ली फिल्ड वाला एक्सप्लेनेशन वहां पे देके आना होता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये वाला करो मेरा बेटा। हाई डिफरेंस बताना है बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें ना बच्चे बिल्कुल फंस जाते हैं बुरी तरह, लेकिन तुम अपनी ट्रिक से जाओगे ना, बहुत मजे आएंगे तुम्हें। भूलू ना, बता दो। अरीशा, प्रणवी, क्या लग रहा है? अभी नहीं आया। हिंट दूं क्या तुम सबको? अच्छा यस मैम। आलिया का हो गया, आलिया बताएगी। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे किया? मैम क्योंकि ए और सी में हमें कंफ्यूजन दे रखी है जान के, जैसे 2p6 और 3s1 है, पर हम यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट पे जाएंगे क्योंकि 3s2 न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। देखो तभी मैं कह रही थी फंसोगे इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना तुम्हें, इधर आओ। अगर वो बोल रहा है कि सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस देखना है, यानी कि पक्का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रही होगी, हम ये देख लेंगे कि किस केस में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही तो मतलब हुआ।
अगर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए एलिमेंट में तभी तो सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में ज्यादा डिफरेंस होगा ना। यस मैम। तो यू कैन इजिली चेक कि किसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बेटा ये तो एल्कली मेटल है, ये तो अपना सोडियम भैया जी है, यस मैम। है ना। इसको थोड़ा सा ठीक कर दो। ये अपना क्या है? ऑप्शन डी। हाँ यस, ये अपना एल्यूमिनियम है, ठीक है। और ये अपना क्या है, वो क्या बोलते हैं, सिलिकॉन है। और ये अपना देखो क्या है, 4, 10 और 12, जल्दी बोलो। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है, तो आपको देखना है सेकेंड आयनाइजेशन, सेकेंड और थर्ड, क्योंकि जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे मेरा बेटा, देखो इधर 3s1 बनेगा। सेकेंड निकालोगे तो 26 होगा। थर्ड वाला कहाँ से निकाल रहे हो? फुल्ली फील्ड में से निकाल रहे हो, 26 यानी का आप गिव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। Yes, ma'am. पॉइंट, तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा। ठीक है, ओके मैम। क्लियर हुआ ऐसे क्वेश्चन? तो ये Got it, बहुत ma'am. फिर से बताना हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। हाँ जी बोलो, कुछ कह रहे थे? यस मैम, एक बार फिर से बता दो। मैं बोल रही हूँ सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा डिफरेंस होने का मतलब है कि जो एलिमेंट होगा उसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा। क्या आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि किसका ग्रुप 2 होगा? डी वाले में होगा ना। यस मैम। बस ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट करके लिखो कि इन केस ऑफ, काम आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में, इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स हाई डिफरेंस, हाई आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखना अगर फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन, या एक काम करो, हाई डिफरेंस बिटवीन, ये ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, अगर फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो मतलब वो पक्का एलिमेंट एल्कली मेटल का रहा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस मैम। पे लिख लो, इन केस ऑफ लिखो तुम, मेरे पास जगह नहीं है। इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल जो फर्स्ट और सेकेंड, ऊपर लिख देती हूँ, ये हटा दूं मैं? यस मैम। यस मैम। हाँ, इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स लिखो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वहां पे जो फर्स्ट और जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो ऑलमोस्ट डबल होती है। ठीक है, ये तुम्हें अच्छा खासा हिंट देगा क्वेश्चन को करने का। दिखाऊं? ये देखो, कहाँ गया, आजा भाई, ये देखो दिख रहा है? बेरिलियम इज Yes, ma'am. योर अर्थ मेटल 900, 900 का डबल कितना होता है? 1800। यस मैम। ऑलमोस्ट पास है ना, सेम है। यस मैम। पास मतलब डबल है, ऑलमोस्ट मैम। डबल। हाँ, एक बार आप स्लाइड दिखा सकती हैं दोबारा, मेरी स्क्रीन चली गई थी। स्लाइड तुम्हारे पास ही आएगी मेरा बेटा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर रखो बस। और आज इतना ही करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो मैं आने वाली क्लास में करवाऊंगी। हाँ मुस्कान बोलो। मैम ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर थर्ड ऑप्शन भी तो हो सकता है, क्योंकि 3p2 में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3s2 बच जाएगा जो कि फुली फिल्ड है। बेटा और फिर एक सेकेंड, वेट वेट वेट, ऐसे आप किसी पे भी नहीं लगा सकते हो बेटा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी? मैग्नीशियम का। पहली बात है, सेकेंड और थर्ड की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो सेकेंड और थर्ड में आपको ये देखना पड़ेगा। देखो, अगर आप बोल रही हो कि फर्स्ट में से यहां से निकाल लोगे तो वो 3p1 बन जाएगा, है ना? ऐसे ही बोल Yes, रहे हो ma'am. ना, फर्स्ट निकालोगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा तो 3p1 होगा, मतलब निकाल दोगे तो। ठीक है, सेकेंड निकालोगे तो 3p0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, सेकेंड वाली शेल न्यूक्लियस के पास है, थर्ड वाली है? पहले तो आप ये बताइए। सेकंड बताओ। वाली। सेकंड वाली। तो फिर आपको एनर्जी कहाँ देनी पड़ेगी ज्यादा? सेकंड वाली पे। सेकंड वाली पे। यस, इसलिए तो मैंने ये तुम्हें चार्ट लर्न करवाना, मतलब डेटा रीड करना सिखाया ना इधर। यस मैम।
ये देखो यहाँ पे, ऐसे तो तुम ये भी बोल सकते थे फिर मैम कार्बन के पास 1s2 2s2 2p होता है, लेकिन देखो ना यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1000, सेकंड निकालने के लिए 2300, थर्ड निकालने के लिए 4600, देख रहे हो, और फोर्थ निकालने के लिए 6200, फिफ्थ निकालने के लिए 37000, देख रहे हो तुम, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस है। तो कार्बन में तुम बोल रहे थे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यस मैम। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए मैंने ये तुम्हें डेटा रीड करना सिखाया, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होती है। बिल्कुल हमें आएगा, अगर कोई बच्चा देखेगा जिसको वो चीज नहीं पता है, वो बोलेगा कि मैम एक इलेक्ट्रॉन पी वाले में से निकाल लेते हैं, ठीक है, और 3p1 हो जाएगा, सेकंड निकाल लेंगे हम 3p1 वाले में से, और हम जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो हम मैम 3s में से निकाल रहे हैं, तो वो भी तो फिल्ली फिल्ड है। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए मैंने वो तुम्हें डेटा लर्न करना, मतलब रीड करना सिखाया है, ताकि ऐसे क्वेश्चन में तुम गड़बड़ मत करो। ओके मैम। हाँ, ये ध्यान रखिएगा सारे, ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो, बाकी मैंने होमवर्क भी दिया है, टोटल 14 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं विद आंसर की। और आज जो भी आयनाइजेशन एनर्जी में मैंने ट्रिक्स बताई हैं, जिस तरीके से आपको एक्सेप्शंस लिस्टिंग करवाई है, वो सब आपको होना चाहिए। कल हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करेंगे एंड बचे हुए इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है।